very important that you should know that where you have reached and what are your goals. So if you are having any type of goal, then you have to know that which step you have already reached, that you won't do it, I can't do it, I want to do it, how do I do it, I'll try to do it, I can do it, I will do it, and yes, I did it. So this is a very important thing that you should know, that at which step you are right now and where is your goal and where you want to reach in future. Is it okay? Is it clear to you? So in cell consists of various organelles like nucleus, cytoplasm, mitochondria, lysosomes, ribosomes, endoplasmic reticulum, plastid, cell wall, and Golgi apparatus. So we have discussed few of them, like we have discussed cell wall and the plasma membrane. Rest of all we will discuss in this video, that what are its cell organelles and what is their composition and what are their function in cell. So let's have a look of nucleus first. So in this nucleus, it has double layered covering कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिससे न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड होता है. और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल इनसाइड आउटसाइड जा सकता है, ठीक है. और इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. रोड शेप स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, और ये सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं. और दूसरा, क्रोमोसोम्स जो है इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को लेते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं उनको वो क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, वो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो आगे देखते हैं न्यूक्लियस में और क्या क्या होता है. न्यूक्लियस जो होता है एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें हेरिडिटरी की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में आती है वो इंफॉर्मेशन जो होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है. और ये सेंटर में होता है सेल के. और इसमें जो बेसिकली जो प्लांट सेल जो मैच्योर हो जाता है उसके बिल्कुल पेरिफेरी का मतलब होता है बिल्कुल सराउंडिंग में चला जाता है. और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है, और उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड. जो सेल्स आपके आरबीसी या सीव एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. और जो सेल्स जो हैं वो बिना न्यूक्लियस के जो होते हैं वो सर्वाइव ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद एक न्यूक्लियस जो होता है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होना ही होना होता है, लेकिन कई जो सेल्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट. और जिसमें एक ही होता है उसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि न्यूक्लियस किससे बना होता है. न्यूक्लियस हमारे पास तीन चीज़ों से बना होता है. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर इनवेल्प, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड तीसरा न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियर इनवेल्प मैंने आपको बताया डबल मेंबर लेयर होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, ठीक है. इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो आपको मैंने बताया कि मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये कलरलेस और डेंस सैप होता है जो हमें न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो फैले होते हैं. और इसमें जो आपके पास न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, एक राउंड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें आरएनए सबसे ज़्यादा रिच होता है. आरएनए और डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं जनरली, जो आपके हेरिडिटरी के लिए जो इफेक्टिव होते हैं. तो इसमें जो राइबोसोम का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे. तो बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है. और आगे हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर. तो फॉर दैट आपको इतना पता होना चाहिए सबसे पहले कि न्यूक्लियोलस में हमने क्या चीज़ डिफाइन करनी. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं चीक सेल की, ठीक है. तो चीक सेल में देखते हैं कि कैसे हमें न्यूक्लियस दिखेगा. लेट्स सी.
और बात करेंगे कि हमारे पास सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनमें क्या क्या जो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले दोनों में इसमें जो आपका सेल वॉल है उसमें न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कंपोनेंट ही होता है न्यूक्लियस का। और आपकी जो सेल वॉल है ये 2 मेम्ब्रेन इन्वेल्प होती है और दूसरी में कोई भी कवरिंग ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो कंट्रोल है स्ट्रक्चर का, वर्किंग ऑफ द सेल एंड इट सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। जब सेल डिवीज़न होती है, सेल टूटते हैं और नए सेल बनते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर लाइक क्रोमोसोम्स की वजह से। क्लियर। तो आगे हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, थ्रेड की तरह दिखते हैं। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल दिख रही है कि क्रॉस में है आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रॉस में होता है। जो इसका बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, और सेंट्रोमर भी बोलते हैं। और इसमें 2 तरह के थ्रेड्स होते हैं, उसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और दोनों के दोनों एक सेंटर से अटैच होते हैं, उसको सेंट्रोमर बोलते हैं। और दोनों की साइड पे क्या होती है, आपको 2-2 आर्म्स दिख रही है ना यहाँ पे, तो वो 2 आर्म्स क्या हैं आपके पास, उसको बोलते हैं कि वो हमारे हर एक साइड पे दोनों आर्म्स जो हैं वो सिमिलर नेचर की होंगी और सिमिलर साइज़ की होंगी। क्लियर, यानी सिस्टर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। जैसे हम एक ह्यूमन है, ये फीमेल है चाहे मेल है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर है क्या होगा, तब आप मेल बनोगे, अदरवाइज फीमेल बनोगे, या ट्रांसजेंडर होगा तब क्या। ये सारे गड़बड़ जो होती है वो क्रोमोसोम नंबर में ही होती है। जब बच्चे का बर्थ अभी होना होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज होते हैं। और देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम जो है वो फादर को बिलोंग करता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मदर को बिलोंग करता है, तो 2 सेट अगर होंगे आपके पास क्रोमोसोम के, उसको बोलते हैं डाइप्लॉइड। और जो आपके पास सिंगल सेट होगा उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड का जो नंबर होता है दैट इज़ 23, और जो डिप्लॉइड का नंबर होता है दैट इज़ 46, जब आपके पास 2 सेट ऑफ प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर रोल क्या है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है, ये आपको पता लग गया है। राइबोसोम्स जो होता है वही न्यूक्लियोलस का पार्ट बनाता है, और न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, मतलब अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें बताता है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फंक्शंस के बारे में बताएगा। और डिवीज़न जो होगी न्यूक्लियस की वो सेल डिवीज़न के लिए बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। और जो भी क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो शफल करते हैं या जीन्स में चेंज आता है, वो भी किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। सो न्यूक्लियस का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो आपकी टाइप्स ही हैं ये भी सेल की। तो प्रोकैरियोट स्मॉल साइज़ के होते हैं, यूकैरियोट लार्ज साइज़ के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें आपके पास जो डीएनए होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो डीएनए यहाँ पे होता है वो जनरली सिंगल होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन जो होती है बाउंड सेल की वो भी एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स होते क्या हैं। और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, माइटोसिस एब्सेंट होती है और माइटोसिस प्रेजेंट होती है। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स एज एनिमल्स एंड फंजाई, ये इसकी क्या हो जाएंगी, एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जनरली साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो सेल का कंटेंट होता है न्यूक्लियस के अलावा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो साइटोसोल होता है, दूसरा सेल ऑर्गेनेलिस होता है। साइटोसोल क्या होता है, जो फ्लूइड होता है आपके साइटोप्लाज्म का उसको बोलते हैं साइटोसोल, जिसमें आपके विटामिन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस में क्या होता है कि सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो यूकैरियोट्स में तो होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो इसकी बाउंडेड लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। बेसिकली ये आपकी जो साइटोप्लाज्म के आसपास जो लेयर्स बनी होती हैं वो उसका नेटवर्क होता है,
ठीक है। तो इसका जो इंटरनल कंपार्टमेंट अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है आपके पास, उसमें प्रोटीन्स और कॉम्पोजिशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस की कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। और इसमें जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो इसका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एरिया ज़्यादा होगा। और हर एक साइड पे जो आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है। और इसकी मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होंगे या राइबोसोम एब्सेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ। अगर आपके पास राइबोसोम्स हैं सरफेस पे तो वो आपके पास रफ हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसके वो क्या हो जाएगा आपके पास स्मूथ। उसके बाद ये इसकी स्ट्रक्चर है कि रफ में कैसा दिखता है और स्मूथ में कैसा दिखता है। जो उसका आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे हम, ल्यूमेन बोलेंगे। साइज़ के बारे में बताया गया है कि साइज़ कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है। सो यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम इन विच रफ ईयर एंड स्मूथ ईयर। सो एंडोप्लाज्मिक में आपने सिर्फ ये बताना है कि आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन फंक्शन क्या है और ये क्या करता है। इसकी लेयर्स जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग क्या होती है और किसके बिहाव पे हम इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं और उसके फंक्शंस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सो बेसिकली जो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, आपके रफ ईआर से। और जो लिपिड्स हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, आपके स्मूथ ईआर से। तो बेसिकली दोनों ही सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ठीक है। और दोनों ही इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस का अंदर बाहर जाना, उसमें भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म है आपका, साइटोप्लाज्म को इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जो आपका स्मूथ है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जो रफ है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो स्मूथ है वो लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स को सिंथेसाइज करता है और जो रफ है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो बेसिकली स्मूथ में क्या होता है, ये वेसिकल्स और ट्यूबल्स से बना होता है, लेकिन ये स्टर्नेज से बना होता है जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस इसमें है राइबोसोम्स का ही है कि जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जो रफ है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या ये कैरी आउट करते हैं, इंटरसेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, राइट। सो ब्रीफली देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है, लार्ज नेटवर्क होता है, इसमें लॉन्ग ट्यूबल्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े बैग्स होते हैं, दो तरह का पाया जाता है ये। फर्स्ट वन इज़ योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज़ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नॉलेज मिल गई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करता है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सब्सटेंस को इन आउट करना उसमें भी ये हेल्प करता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है आपके सेल के अंदर, उसके अराउंड जो है ये लोकेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि पॉइजनस मटेरियल को बाहर फेंकना और एक्सचेंज मटेरियल को करना, ठीक है। और जो आपका रफ वाला है उसका क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी के बाद इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास इसका नाम क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने बता दी है। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख ले। सेल में जो आपको ये रूट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी के अंदर आपके पास क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, जो हमने अभी डायग्राम में पहले भी देखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी एक आपकी ऑर्गेनेलीज बॉडी की तरह ही होता है। इसमें भी जनरली ये भी क्या करता है कि बायोकेमिकल्स को स्क्रीट करता है। जनरली ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये अगर प्लांट सेल में हो तो दे फॉर्म सेपरेट यूनिट, उसको बोलते हैं डायक्टोसोम्स, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन होती है गोल्गी की, इसको बोलते हैं स्टेरेन।
तो स्टेरिन बेसिकली ट्रैक्स की फॉर्म में भी होती है, ट्यूब्स की फॉर्म में भी होती है, वेसिकल की फॉर्म में भी होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आपका जो है वो सेल है, यानी सेल में न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट हैं, 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूनी है, मल्टी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो वर्क करती हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि इस गोल्गी बॉडी का फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, कि क्या ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़ जो है रिपेयर में हेल्प करती हैं, मतलब सेल को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी रिपेयर में हेल्प करेंगी और सेल मेम्ब्रेन्स को दोबारा से बनाने में हेल्प करेंगी। और लाइजोसोम्स जो होते हैं वो गोल्गी अपरेटस से बनते हैं, ठीक है। जितने भी सब्सटेंस का सिक्रीट होना या एक्सक्रीट होना वो गोल्गी बॉडी से ही पैसेज होके उनका जाता है, ठीक है। और ये स्टोरेज में भी पार्ट लेते हैं, आपको ये याद रखना है, स्टोरेज में पार्ट लेते हैं, मॉडिफिकेशन में पार्ट लेते हैं, पैकेजिंग में भी पार्ट लेते हैं फॉर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। और जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल वॉल के वो सिंथेसाइज होते हैं गोल्गी बॉडी से, और जितनी भी शुगर्स हैं स्पेशल और कॉम्प्लेक्स वो भी किससे बनती हैं, गोल्गी अपरेटस से ही आपकी बनती हैं इन सेल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या फंक्शंस इसके हैं। उसके बाद जो आपकी गोल्गी बॉडीज़ हैं, ये आपको गोल्गीज़ का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि फेमस बायोलॉजिस्ट था कैमिलियो गोल्गी, तो उसी ने इसका नाम दिया था गोल्गी बॉडी इन द नर्व सेल में। और ये नर्व सेल में या सेल के हर एक पार्ट में ये प्रेजेंट होती हैं और ये पैरेलली प्रेजेंट होती हैं, तो इसकी मेम्ब्रेन होती है डिफरेंट और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिस्टर्स, और इसीलिए अगर सेंटर में प्रेजेंट होगी तो सिस्टर्न्स बोलेंगे उसको, क्लियर। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, स्टोरेज के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए या प्रोडक्ट की पैकेजिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और बेसिकली किसकी सिंथेसाइज करती है, ये लाइजोसोम्स को सिंथेसाइज करती है, सो दैट ये लाइजोसोम को सिंथेसाइज करने के बाद क्या कर सके, अपनी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन फॉलो अप कर सके। सो लेट्स हैव अ लुक फॉर द डायग्राम ऑल्सो। देखिए डायग्राम में क्या क्या है आपको दे रखा है, ये इसकी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें सिस फेस होता है और ल्यूमिन उसका आउटर कवरिंग होती है, उसको ल्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास लाइजोसोम्स। क्या होता है, लाइजोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइड बैग्स, तो ये याद रखना है, सुसाइड बैग्स भी पूछ लेते हैं। लाइजोसोम का दूसरा नाम सुसाइड बैग्स होता है, और ये जो लाइजोसोम्स हैं ये एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। और ये आपके जनरली सिंगल मेंबर होते हैं, और ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि वेस्ट और डाइजेशन के लिए हेल्प कर सकें। और ये जो एंजाइम्स हैं कहाँ से मिलते हैं हमें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं, ठीक है। और डैमेज सेल में ये जो लाइजोसोम्स हैं वो टूटने के बाद एंजाइम्स बन जाते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो इसके फंक्शंस में डिफरेंट टाइप के डाइजेशंस के लिए हो गया, इसका मेटामॉर्फोसिस हो गया, और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे डाइजेस्ट होंगे, लाइजोसोम से ही डाइजेस्ट होंगे, क्लियर। और लाइजोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और लाइजोसोम्स जो हैं वो क्लीनर की तरह, मतलब बॉडी को क्लीन करने के तरह या स्वीपर की तरह एक्ट करते हैं लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स जो हैं इनको सुसाइड बैग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसको सबसे पहले, इसकी राउंड बॉडी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये क्लीनर और स्वीपर की तरह एक्ट करते हैं, और इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। और सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम हेयर, कि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स आपको दिखेंगे। ये आपका एक सेल है जो आपको मैंने बताया है कि ये एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको इस चीज़ का स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा जो लाइजोसोम्स हैं, कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल राउंड शेप होगा, ठीक है। आ गया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पावर हाउस बोलते हैं, जैसे सेल को एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये हेल्प करता है प्रोडक्शन में एटीपी की। एटीपी क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की 2 तरह की लेयर होती है, जो आपकी आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो उसमें पोर्स होते हैं। जो इनर लेयर होती है वो कम्प्लीटली फोल्डेड होती है। जनरली ये 2 तरह की लेयर से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट मीन्स वो ज़्यादा जो है आपके पास क्या करता है, क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। एटीपी की जो जनरेशन के लिए, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की जनरेशन के लिए, मतलब जनरेट करने के लिए, ज़्यादा केमिकल रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया उसके पास हो जाता है डबल लेयर होने की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है।
और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, ठीक है, नए केमिकल्स को जनरेट करेगा, पुराने केमिकल्स को वेस्ट डिस्पोजल में फेंकेगा, और मैकेनिकल वर्क मतलब सेल का जितना भी काम होता है डिफरेंट सेल्स का वो काम को फॉलो अप करेगा। सो इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिए, ये 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो उसकी कवरिंग होती है उसको क्रिस्टे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, जैसे लाइजोसोम्स आपके सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। और 2 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं आपके पास, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है जो कलर्ड होते हैं, मतलब कलरिंग जिससे आती है आपको प्लांट में, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट होते हैं बेसिकली वाइट कलरलेस होते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिड क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, और उनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो ये प्लास्टिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के कलर जो है वो फॉर्म करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास कि इसका फंक्शन क्या है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है कि किचन ऑफ द सेल माना जाता है, और ये जो आपके पास फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। लैक्टोप्लास्ट क्या करता है कि जो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन इनको स्टोर करने में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर्स, जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेशन में जो कलर्स आते हैं प्लांट्स के, उसमें हेल्प करता है कि डिफरेंट कलर्स कैसे आएंगे। सो आपको इन तीनों के फंक्शंस क्लियर हो गए। मोस्टली बच्चे क्रोमो और क्लोरो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्लोरो फोटोसिंथेसिस और क्रोमो आपका कलर के लिए होता है। आगे था वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज के लिए होते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े होते हैं और जनरली ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये एनिमल सेल में अगर होंगे तो बहुत ही छोटी साइज़ में होंगे, या फिर मोस्टली ये वैक्यूल्स क्या होते हैं प्लांट सेल में एब्सेंट ही होते हैं। इनका कोई भी रोल जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है, सॉरी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। सो यू कैन सी हेयर कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आपके सेंटर में लिखे हैं वो दोनों में प्रेजेंट हैं, और जो साइड पे लिखे हैं वो सिर्फ, जैसे वैक्यूल्स हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही है, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंस क्या होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, उसमें एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल बड़े होते हैं, उसमें वैक्यूल होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते। न्यूक्लियस जो है सिर्फ एक साइड पे होता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर में होगा। सेल जो है वो रिजिड होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जो सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। गोल्गी में डायक्टोसोम्स होते हैं, उसमें वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। प्लांट सेल लार्ज साइज़ में होता है, मोस्टली बच्चे एनिमल सेल को लार्ज बोलते हैं, तो प्लांट सेल जो है वो लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल सेल है वो स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में स्टार्च जो है उसको स्टोर किया जाता है, और एनिमल सेल में जो ग्लाइकोजन है उसी को स्टोर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म, डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट में। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें मिलते हैं। उसमें साइटोस्केलेटन होता है, इसमें नहीं होता। Here's what a cell contains. Outer layer is the cell membrane. It controls what goes in and out. The cell gets energy from the source of mitochondria, also known as the powerhouse. In the ribosomes of the cell with protein synthesis, and endoplasmic reticulum will carry substances, breaking down materials, lysosomes. The nucleus controls the cell, kinda like a brain, contains the DNA when cells divide to replicate. Outside the nuclear membrane full of pores. The nucleoids make ribosomal subunits from proteins, secreting hormones are the Golgi bodies. Each unit of a cell is an organelle.
The membrane keeps substances out inside cell filled with cytoplasm. Lysosomes help break things down. Energy from mitochondria. Protein factories, ribosomes, endoplasmic reticulum. Transfer substances like proteins, nucleus controls this. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body, in the nucleolus. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body, in the nucleolus. If you look at a plant cell, they have a few different organelles, chloroplasts, vacuoles, and a cell wall. Chloroplasts take the sun in, convert to food through photosynthesis. Large vacuoles to food, water, and waste. The cell wall is the outer, rigid cellulose as the protector. It provides structure to the cell. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body, in the nucleolus. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body, in the nucleolus. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. सेल ऑर्गेनेलीज के पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे. ठीक है, उसके बाद आई हैव शेयर्ड विद अ सॉन्ग ऑफ ऑन सेल, राइट. सो आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड दैट सॉन्ग ऑल्सो, जो सेल पे बनाया गया है. सो आई हैव जस्ट वॉच दैट वीडियो, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल. So thank you so much for watching this video, and I hope that you will really like it.